हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है, उसमें हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका आज 5वां वीडियो है। इसके पहले उसका 4 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो जाके इसके प्लेलिस्ट क्वेश्चन किलर बुक बाई खान सर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसका 15वां पॉइंट अधिनायकवाद का उदय। तो देखते हैं, रोम चलो का नारा किसने दिया था। रोम चलो का नारा मुसोलिनी ने दिया था। किसने दिया था? मुसोलिनी ने। रोम चलो का नारा इटली के फ्रांसिस फांसीवाद नेता मुसोलिनी ने दिया था। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 सहस्त्रधारी फांसीवादियों के साथ रोम शहर में आ गए। इटली के प्रधानमंत्री ने सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, किंतु सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया। फांसीवाद नेता ने रोम पे धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया। मुसोलिनी का नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया। इट, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इरिट्रिया को इरिट्रिया को इटली ने आक्रमण कर इरिट्रिया और इथोपिया को जीता था। इरिट्रिया पर इटली ने 1885 में कब्जा किया। इसके पूर्व अपनी औपनिवेशिक संपत्ति बनाया। इथोपिया पे इटली ने 1935 में आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसे इटैनिया ईस्ट अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। क्या है? इटैनिया ईस्ट अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन दो घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी की हार हुई थी? इसका आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। जर्मनी पे रूस का आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पे आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न घटनाएं घटित हुई। अमेरिका ने जापान पे अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराए। 2 जनवरी 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। इसे ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना जाता है। इटली जुलाई 1943 में पराजय हुआ। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया और अतः 1941 में घटित घटना में से 2 और 4 सही है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? धुरी शक्ति। क्या था? धुरी शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट बनाया, जिसे धुरी शक्ति के नाम से जाना जाता था। यह गुट मित्र देश के खिलाफ लड़ा था। महाशक्ति शब्द क्या? आमतौर पे उन देशों के लिए उपयोग किया जाता है जिसके पास दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इटली। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में जापान, इटली और जर्मनी शामिल थे। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी? मित्र राष्ट्र की विजय हुई। अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पे अणु बम गिराया था सन 1945 में। अमेरिका ने हिरोशिमा, जापान पे परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 में गिराया था। इस बम को के लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। जापान के ही नागासाकी शहर पे अमेरिका ने फाइटमैन नामक परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नोबिल चेवरलेन थे। उन्होंने युद्ध की घोषणा की जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। चेवरलेन ने 10 मई 1940 को पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद विंस्टन चर्चिल ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व किया।
द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वाधिक अणु बम का शिकार हुआ? कौन सा शहर? जिसका आंसर होगा हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? कौन सा देश धुरी राष्ट्र का नहीं था? चीन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र के मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, लेकिन हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया जैसे अन्य देश भी शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पोलैंड पे जर्मनी का आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण नाजी जर्मनी 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण किया था। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे किसने आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किया। इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे युद्ध की घोषणा कर दी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना राष्ट्र संघ का गठन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। नई महाशक्तियों का उदय द्वितीय विश्व युद्ध का कारण देश और नई महाशक्तियों का उदय क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण और देश महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आया। महाशक्तियों के रूप में फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी स्थिति को खो दिया तथा अब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूएसएसआर ने इसकी जगह ले ली। उपनिवेशीकरण की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, शीत युद्ध की शुरुआत और नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच? जर्मनी और सोवियत संघ। स्टेलिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? किसके मध्य हुई थी? तो उन उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टेलिनग्राद की लड़ाई जर्मनी और क्या सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ी गई थी। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस युद्ध में लाल सेना ने नाजी सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में क्या है? लाल सेना ने नाजी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब जर्मन सेना ने सोवियत संघ पे आक्रमण किया, लेकिन सोवियत संघ की लेनिनग्राद मॉस्को पे आक्रमण की सफलता के बाद जर्मनी की कोशिश भी थी कि वे स्टेलिनग्राद पे कब्जा जमाए। इस लड़ाई ने जर्मनी की पूर्व संकेतिक से पीछे हटने की शुरुआत की और सोवियत संघ के महत्वपूर्ण रणनीति का लाभ दिया। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों पर रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले? तो ये मिले तेहरान में। कहाँ मिले? तेहरान में। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थान की रूपरेखा बनाने के लिए तेहरान में मिले। यह बैठक तेहरान सम्मेलन के रूप में जानी जाती है, जो 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में तीनों नेताओं ने जर्मनी, जापान के खिलाफ अन्य सैन्य रणनीति पे चर्चा की। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अगले चरण की योजना बनाई, जिसके ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की तैयारी भी शामिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व 1939 में शुरू और 1945 में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। 6 अगस्त पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद 10 अगस्त को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। 14 अगस्त 1945 को युद्ध बंद हुआ। 14 अगस्त 1945 क्या हुआ? युद्ध बंद हुआ। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? तो अमेरिका ने। किसने प्रवेश किया? अमेरिका ने। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया,
जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। इससे पहले अमेरिका तटस्थ स्थिति में था। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व 10 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 10 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 10 अगस्त 1945 को होता है। जापान ने 10 अगस्त 1945 को पोट्सडम घोषणा की शर्तों के आधार पर आत्मसमर्पण प्रस्ताव भेजा। 14 अगस्त 1945 को युद्ध बंद हो गया। किस घटना ने अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने? तो पर्ल हार्बर पे जापानी सैनिक हमला। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा 8 दिसंबर 1941 में लिया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डुंगला रूजवेल्ट थे। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था जिस पर जापान ने 7 दिसंबर को हमला कर दिया, जिससे काफी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई विमान, युद्धपोत, क्रूजर मिसाइल नष्ट हुए। अतः 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू अमेरिको के अल्मोगाडो में किया था, जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे पहला बम लिटिल बॉय गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे भी दूसरा बम गिराया गया। इन घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में मदद की, लेकिन साथ ही परमाणु आपदा के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस की क्रांति। क्या देखते हैं? फ्रांस की क्रांति। 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। किसमें थी? 3 स्टेट में। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना 3 स्टेट में विभाजित थी। पहला स्टेट पादरी, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरा शेष आम जनता शामिल थे। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज के वर्ग सर्वप्रथम संबंध कौन सा युग से मिलित है? इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज कर एवं मुद्रा व्यवस्था। एक, टाइड तीर्थ धार्मिक कर चर्च द्वारा वसूले जाते थे। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। दूसरा, टाइटल प्रत्यक्ष कर सीधे राज को अदा किया जाता था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। अतः दिए गए प्रश्न के विकल्प में से एक से अधिक उत्तर सही है। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों? शीघ्र उन्हें त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रांस के इतिहास में पहली बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम 1932 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन जल्द ही त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि सीनेट ने रूढ़िवादी बहुमत ने देश की वित्तीय कठिनाई से निपटने के लिए आपात डिक्री शक्तियों देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार देश की बिगड़ती आर्थिक एवं रेंडरकेल सोसाइटी नेता सेते पथ के षड्यंत्र के कारण लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? लुईस 16वां किस राजवंश से था? इसका आंसर होगा पूर्व राजवंश। फ्रांस के शासक लुईस 16वां का संबंध पूर्व राजवंश से है। वे 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। उन्हें 1793 में मार डाला गया। इससे पहले पूर्वज के कार्यों का भुगतान अपने प्राण की बलि देकर किया। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था? पादरी। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। समाज के पहले 2 वर्ग पादरी और कुलीन वर्ग
विशेषाधिकार का आनंद लेते, लेकिन तीसरे वर्ग में मजदूर, कृषक, वकील, व्यापारी आदि थे। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है। क्या विषय है? तो उपयुक्त में से सभी। नेपोलियन कोड 1804 की नागरिक संहिता की प्रमुख विशेषताएं में से एक थी। इसने कानून के सक्षम समानता की अवधारणा को परिभाषित किया। इसके अलावा इन्हें सम्मति के अधिकार को सुरक्षित किया और जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधाएं को खत्म कर दिया। इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। कौन था? लुईस 16वां। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुईस 16वां था। यह बुर्बो वंश का शासक था। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई। जिसे राजशाही का अंत कर दिया। लुईस 16वां के शासन प्रणाली और उसके खिलाफ आम जनता के असंतोष ने क्रांति को प्रेरित की। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति। टेनिस कोर्ट की शपथ किस से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यह शपथ 20 जून 1789 को बर्सेल्स के रॉयल टेनिस कोर्ट में ली गई थी। यह फ्रांसीसी क्रांति की एक अहम घटना थी। यह शपथ राजशाही के खिलाफ विद्रोह का एक अहम कदम था। यह शपथ फ्रांस में एक राष्ट्रीय संविधान और प्रतिनिधि सरकार के प्रति प्रतिबद्ध थी। स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का नारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में। स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया। फ्रांस की क्रांति ने ही राजशाही को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना की। ताइद क्या है? ताइद क्या है? धार्मिक कर। ताइद एक धार्मिक कर था जो फ्रांस के चर्च को दिया जाता था। यह कर आम तौर पर कृषक उत्पादन का 10वां हिस्सा होता था। इसे भूमि उपज कर भी कहा जाता है। यह कर फ्रांस में पहले एस्टेट यानी पादरी ने तीसरे एस्टेट यानी आम जनता पर लगाया था। किस द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म था? कॉर्सिका। कॉर्सिका द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा लागू की गई कई विधि संहिता को नेपोलियन की संहिता व फ्रांसीसी नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु सेंट हेलो द्वीप में 1821 में हुई। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने? तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की 1789 क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोग द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नीयत तय करेगी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। फ्रांस की क्रांति के संबंधित बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रांस की क्रांति कई बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से प्रमुख बुद्धिजीवी रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर थे। जीन जैक्स रूसो ने द नेशनल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में लुई चार्ल्स लुई डी सैंट बैरन डी मास्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में अपने विचार दिए। वोल्टेयर नामक एक लेखक ने दार्शनिक के विचारों में क्रांति के दौरान स्वतंत्रता और समानता के विचार को बढ़ाया। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? रॉबेस्पियर को। फ्रांस में आतंक का राज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व वाली सामाजिक सुरक्षा समिति के शासनकाल में को खा गया है, जो 1793 से 1794 तक चला। लुईस 16वां को फांसी कब दी गई? लुईस 16वां को फांसी 1793 ईस्वी में दी गई। फ्रांस में पूर्व राजवंश का शासन था। फ्रांस में 1789 की क्रांति के समय वहां का शासक लुईस 16वां था। इसे 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई?
1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी और 1790 ईस्वी के दशक के अंत तक नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के समय समाप्त हुई। फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की। सत्रह सौ इक्यानवे में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो ओल, ओलेन देगूज। 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलेन देगूज ने तैयार किया। यह दस्तावेज फ्रांस की क्रांति के समय महिला के राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों के लिए उनके मांग को दर्शाता है। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 1821 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण पात्र थे। उनका जन्म नेपोलियन द बोनापार्ट नाम से हुआ था। वे एक सैन्य कमांडर और राजनेता थे। 1799 से 1804 ईस्वी तक फ्रांस में पहले काउंसलर रहे, फिर 1804 से 1814 ईस्वी तक फ्रांस के सम्राट रहे। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1848 में। 1794 में फ्रांसीसी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने सभी दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। यह कानून लंबे समय तक नहीं चला। अंततः 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के निम्न में से कौन दो नेताओं ने नेशनल के गठन की घोषणा की? किसने की? मिराब्दो और ओबेसिया। फ्रांस के नेशनल असेंबली का गठन 1789 ईस्वी के बाद मिराब्दो और ओबेसिया ने किया। यह फ्रांस की क्रांति का एक अहम चरण था। इसका उद्देश्य स्टेट्स जनरल की बैठक में हुआ था। कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत था। किसका था? मध्ययुगीन फ्रांस की। कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। यह प्रसिद्ध कहावत मध्ययुगीन फ्रांस की है, जो उस समय का सामाजिक संरचना को दर्शाती है, जो कुलीन वर्ग योद्धाओं में संलग्न रहता है। पुरोहित पूजा और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन। करते हैं। आम लोग इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य उदाहरण था। क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय सभा का गठन 1789 को हुआ था। इस दौरान उन्हें फ्रांस की राजनीतिक संरचना में बुनियादी बदलाव किए। राष्ट्रीय सभा के कार्य संवैधानात्मक राजतंत्र की स्थापना, राजा की शक्तियों को कमजोर किया, वंशानुगत कुलीन को खत्म किया, सामंतवाद को समाप्त किया, चर्च के जमीनों पर कब्जा किया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की, कराधान कानून को अमान्य किया, अध्यक्ष का चुनाव किया। क्रांति के बाद फ्रांस से आर्थिक नीति उन्नति का मुख्य कारण कृषि के प्रगति के कारण थे। क्या थे? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति नहीं था। क्रांति के बाद फ्रांस में कृषि भूमि जोतों की संरचना में बदलाव हुआ। इस बदलाव के कारण छोटे किसान का विकास हुआ और बड़े निजी संपदाओं की प्रधानता कम हुई। क्रांति के बाद फ्रांस में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई और मशीनें इस्तेमाल होने लगा। क्रांति के बाद फ्रांस में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा स्थापित हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? 1771 में। 1771 में पेरिस कम्यून का गठन किया गया। पेरिस में मजदूरों की एक परिषद थी। कम्यून ने पेरिस के 2 महीने तक शासन किया। फ्रांस की राजक्रांति का कौन सा एक नारा नहीं था? न्याय। फ्रांस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया। जिस समय फ्रांस ने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया, भारतीय संविधान के विभिन्न स्थानों पर इसका आदर्श वाक्य एक स्थान दिया गया। नेपोलियन किस देश का वासी था? नेपोलियन फ्रांस का वासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के रहने वाले थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अर्जेनियसिया में हुआ था।
मानव और नागरिक के अधिकार की घोषणा के बारे में क्या गलत है तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया था। मानव नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र, जैसे कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बनाया गया। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और अपने अधिकारों का उपयोग करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्मनी में नाजीवाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? जर्मनी में नाजीवाद। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।